आदिवासी शुरू से प्रकृति को माँ मानते आई है, धर्म और पिताजी के रूप में सूर्य को मानते आया है। साक्ष्य मिलता था, प्रमाण जब प्रूफ रहता था, उसके बाद फाइल रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था, तब जाके किसी को अरेस्टिंग किया जाता था। या तो कोई साक्षी नहीं रहना है कि पहले उनको अरेस्ट करो, पहले उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, उसके बाद में साक्ष्य को हम लोग जुटाएंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए बोलेंगे कि पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्दी फटेगा। 100 नहीं 1000% के रूप में कह देना चाहता हूँ, ये हिटलर शाही की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और अभी हम लोग बहुत पुरजोर तरीक़ा से आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम को, लोकसभा से पहले ईवीएम को लेकर के बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण ये हुआ कि हर साल की भांति राजीपाड़ा प्रार्थना सभा के माध्यम से हर साल आपका सिरसीता नाले, जहाँ पर आदिवासियों का उद्गम स्थल जो कहते हैं, आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पर हम लोग हर साल जाते हैं। तो बढ़ती चांद के अनुसार तो इस बार हम लोग 14 फरवरी को जा रहे हैं, और 14 फरवरी को जा रहे हैं तो इस पर हम लोग विशेष रूप से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन के द्वारा, जो ईडी के द्वारा जो माध्यम से जो परेशान किया जा रहा है, समझिए कि बुरी आत्मा उसको जो परेशान कर रहा है, उसको हम लोग छुटकारा पाने के लिए हम लोग वहाँ विशेष रूप से विनती प्रार्थना करेंगे और ये कामना करेंगे सरनामा धर्मेश बाबा सिंह मोंगा से कि जल्द से जल्द हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन को ईडी और जेल से छुटकारा हो और पुनः वो अपने झारखंड का विकास के कार्य में लगे और पुनः फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर स्थापित हो, ताकि जो उसका मान और सम्मान है वो बरकरार रहे। और जिस तरह से इस धरती का कहावत भी है कि जब जब आंदोलन हुआ है आदिवासी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी का स्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन दिसुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है। इन्होंने दिखा दिया, एक आंदोलनकारी का बेटा है। इन्होंने कभी बीजेपी और ईडी के सामने झुका नहीं, उसी के माध्यम से ये आज उनसे जिस तरह से लड़ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये धर्मेश बाबा सिंह मोंगा सरनामा उसकी लड़ने में शक्ति और प्रदान करें और जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले, ताकि उसके जो भी दुश्मन है उसका मुंह में तमाचा हो और जो भी उसका बुरा चाहते हैं उसका खुद बुरा हो। और लोग विशेष रूप से पूरे झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर से भी धर्मावलंबी उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से, बंगाल से, बांग्लादेश से, सभी जगह से लोग पहुँच रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि 10,000 से ऊपर लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर हम लोग विनती प्रार्थना विशेष रूप से करेंगे। हर साल जाते हैं, लेकिन इस साल हम लोग माने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रार्थना करेंगे। और पुनः 14 तारीख को शाम होते होते वहाँ से लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, ताकि अपने घर के आवास के लिए भी सुरक्षित पहुँचे। और विशेष रूप से वहाँ विनती प्रार्थना अपने घर परिवार से लेकर अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग इसके साथ साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी विशेष प्रार्थना करेंगे। अजय जी, आप पहले भी डिलिस्टिंग पे बड़ी मुखरता के साथ बोलते हुए आए हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक बार फिर 22 जिलों में अब तक उन्होंने डिलिस्टिंग के लिए महासभा कर चुकी है और कहा है कि हमें प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही, हमें समर्थन मिल रहा है। और यह भी स्टेटमेंट है कि आदिवासी और ईसाई कभी भाई भाई नहीं हो सकते। देखिए, वो इनका जो तोड़ के जो राजनीति करने का ये षड्यंत्र है, ये कभी पूरा नहीं होगा। ये सीधा सीधी कहे तो अंग्रेज के हिसाब से चलते हैं ये लोग कि तोड़ो और उस पर राज करो। आप पत्रकार बंधु सभी समय आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे जनजातीय सुरक्षा मंच के पास आप जाएँ तो सीधे उनसे सवाल करें ना कि आदिवासी मुद्दे पर आप लोग कहाँ रहते हैं। अभी जस्ट सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, और जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी आपने देखा होगा कि जंगलों से आदिवासियों को मारपीट कर भगाया जा रहा है। और वहाँ जो भी खनिज संपदा है नरेंद्र मोदी के जो करीबी जो दोस्त अडानी उनको देने का काम कर, इस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। मणिपुर में हमारे माताएं बहनों को नंगे घुमाया जाता है, उस राज्य में जिस राज्य में बीजेपी का शासन हो, मणिपुर में, वहाँ इस पर लोग क्यों नहीं बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन में आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, उसमें जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ रहती है। मैं ही कहना चाहता हूँ, जब सीएनटेट के मुद्दा में झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी, उस समय खुट्टी के साइको में सीएनटेट को बचाने के लिए लोग जब
सड़क पर उतर रहे थे इस मोराबादी मैदान में जुलूस के लिए जब आ रहे थे रैली में, तो वहाँ साइको गांव में रोका गया, उस पर गोली चला गया। इसमें एक अब्राहम मुर्मू करके गोली मार दिया गया प्रशासन के द्वारा आदिवासी भाई को। उस समय ये जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ रहती है। मैं ही कहना चाहता हूँ, अब तमाम पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी जनजाति सुरक्षा मंच के पास जाए, जितने मैंने बातों का उनसे वो सवाल जब कीजिएगा तो उनका मुंह में ताला लग जाएगा। इसलिए लग जाएगा कि वो लोग आरएसएस और बीजेपी के द्वारा भाड़ा में चलने वाले संगठन है, उनको महीना मिलता है, तब जाके वो लोग इस तरह का वक्ता करते हैं, बात को रखते हैं, जो कि उसके ऊपर से गाइडलाइन होता है, जो कहते हैं ऊपर से गाइडलाइन जो लिख था उस पर वो लोग बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी राजभवन में उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट का धरना था, कितने लोग थे, मुश्किल से गिनती से हम कहें तो 25 से 30 लोग थे। आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से कि 4 फरवरी को हम लोग जब मोराबादी मैदान में रैली किया था, तो हमको लगता है कि 50,000 से ऊपर लोग थे। अब 50,000 कहाँ, आप 20-25 लोग, तो कहाँ ये मेल वाला बात होती है। लोग अब सीधा सीधी समझ गए हैं इनके बेहरूपिया रूप को, और उस पर लोग आना नहीं चाहते। मैं बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि उनका जो भी मनसूबा है वो कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या जनजातीय सुरक्षा मंच के एजेंडे को समर्थन देने वाले लोगों के मन में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन के प्रति भी वही भावना होगी, और यह वह सभा में जो प्रार्थना सभा होने वाली है गुमला में, उसमें सम्मिलित होंगे वो लोग? देखिए, ये लोग इस तरह का भाग में कभी नहीं सम्मिलित होते हैं। ये सिर्फ वहीं जाते हैं जहाँ के तोड़ने की राजनीति होती है, जहाँ आग लगा के उस पर रोटी सेका जा सके, और सीधा सीधी कहें तो बीजेपी के लाभ पहुँचे, इस तरह के ये काम करते हैं। ये कभी झारखंडी हित के लिए बात नहीं करेंगे, कभी आदिवासी मूलवासी हित का बात नहीं करेंगे, आदिवासी उत्थान की बात नहीं करेंगे, आदिवासी अत्याचार शोषण का कभी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही गोरट लगाए हुए डिलिस्टिंग। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, डिलिस्टिंग आखिर में है क्या चीज़? डिलिस्टिंग तो अंग्रेजों को दिया हुआ एक नाम है। अरे डिलिस्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, बता दे कैसे? जंगलों से आदिवासी को बेदखल करके जंगल से डिलिस्टिंग कर रहे हैं। आदिवासी मणिपुर में नंगे घुमा कर उसके आबरू, उसका इज्जत से डिलिस्टिंग कर रहे हैं आदिवासियों को। इस तरह का डिलिस्टिंग तो आप कर ही रहे हैं। और कितना डिलिस्टिंग चाहते हैं आप? अरे डिलिस्टिंग करने वाले कभी अपने अगल बगल अपने पास पड़ोस में झांक के देखे कि आदिवासियों को क्या चाहिए। आदिवासी जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो उसका जल जंगल के साथ साथ उसका जमीन के साथ साथ आरक्षण और अधिकार छीना जा रहा है, कभी उसके बारे में कहिए। बीजेपी वाले हैं, एक तो तुम मेरे साथ जुड़ो और नहीं तो हम तुमको तोड़ देंगे और जेल में डाल देंगे। और प्रताड़ित करने के लिए साक्ष्य की नहीं, झूठे साक्ष्य की भी इन लोग के पास नहीं है, और ये बिना साक्ष्य के ईडी का कार्रवाई करवा के और इसको एन केन प्रकार के केंद्र करके इनको जेल भेजने का काम किए हैं, जिससे कि आदिवासी समाज इस राज्य का हो या किसी और राज्य का भी हो, सब इस बात को समझ रही है और आगे चल के इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी बीजेपी को। क्या प्रशासनिक प्रक्रिया जो होती है, क्या संविधान की प्रक्रिया पर, प्रशासनिक प्रक्रिया से भरोसा उठ सा गया है, जो अब हमें प्रार्थना सभा में भगवान पर के प्रति या प्रभु के प्रति हमें समर्पित होना पड़ रहा है हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी शुरू से प्राकृतिक पुजारी रहा है। धरती को माँ और सूरज को पिता के रूप में माना है। और कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि धरती में अगर सबसे पुराना कोई जाति है तो वो है आदिवासी। आदिवासी धर्म सबसे पुराना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी शुरू से प्रकृति को माँ मानते आई है, धर्म और पिताजी के रूप में सूर्य को मानते आया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ईडी के माध्यम से जिससे परेशान किया जा रहा है, ये सच्चाई है कि जैसे कोई संवैधानिक पद पर जब कोई रहता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री पद जो हुआ संवैधानिक पद पर है। आप पहले देखेंगे जब कांग्रेस के काल में किसी के ऊपर जब कोई साक्ष्य मिलता था, प्रमाण जब प्रूफ रहता था, उसके बाद फाइल रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था, तब जाके किसी को अरेस्टिंग किया जाता था। या तो कोई साक्षी नहीं है शुरू में, पहले इनका कहना है कि पहले उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, उसके बाद में साक्ष्य को हम लोग जुटाएंगे। मिलेगा नहीं मिलेगी बात की बात है, लेकिन इसी एन केन प्रकरण में सिर्फ उसको मेंटलिटी टॉर्चर करना है, राज्य को अस्थिर करना है और पूरी तरीके से परेशान करना। इसका ये मैनेज हुआ, मतलब सीधा से समझिए कि ये देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। और आने वाले दिन में अगर लोग, जनता यहाँ पर नहीं चेतेगी, मैं बता देना चाहता हूँ कि लोग गुलाम की ओर बढ़ रहे हैं और गुलाम होंगे।
मैं 100 नहीं 1000% के रूप में कह देना चाहता हूँ, ये हिटलर शाही की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और अभी हम लोग बहुत पुरजोर तरीक़ा से आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम को, लोकसभा से पहले ईवीएम को लेकर के बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। ये वोट चोरवा सरकार है जो वोट चोरी करके सरकार बनाती है। आपके दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अभी बता देना चाहता हूँ कि अभी पड़ोसी हमारा जो दोस्त है, देश है पाकिस्तान, वहाँ भी बैलेट पेपर से दिया। क्यों? सब जानते हैं कि जो मशीनी जो तकनीकी है उस पर गड़बड़ी हो सकती है। जिस देश ने इसको बनाया, जापान, वो खुद चुनाव इससे नहीं करा के बैलेट पेपर से कराते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष रूप से वोटिंग किया जा सकता है। और वोटिंग मशीन ईवीएम है उससे वोट का पूरी तरीक़ा से गड़बड़ी होता है। इसलिए हम लोग इसको करेंगे और आने वाले दिन में पूरा जोर तरीका से इसका हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि देश की सबसे पहली यह घटना है जिसमें किसी वर्तमान मुख्यमंत्री जो अपने पद पर है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह झारखंड के लिए कितना काला दिन साबित होगा? देखिए, सबसे पहले इस काला दिन के लिए तो है ही, आप जिस तरह से सच्चाई, इसमें कोई सच्चाई का ठुकरा नहीं जा सकता। और इस सबसे बड़ा इसमें अहम रोल यहाँ का राज्यपाल है, उसका है। आप देखेंगे राज्यपाल राजभवन में पहली बार ऐसी घटना घटा कि किसी मुख्यमंत्री का अरेस्टिंग होता है। ये दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का। और बताना चाहता हूँ इसका परिणाम तो ये बीजेपी के लोग भोगेंगे ही। और बता दें जो भी इसका सहयोगी राजनीतिक दल है और जो संगठन है वो सब भोगेंगे। इसलिए भोगेंगे कि पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्दी फटने वाला है।